मेरा पति विदेश में रहता था। यहाँ मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था। एक दिन डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गई और मुझे चेक करने के बाद एक बड़ा राज बताने के लिए डॉक्टर ने अपनी ऑफिस में बुलाया। मैं वहाँ गई तो डॉक्टर ने दरवाजे की कुंडी लगा दी और अचानक से भागता हुआ मेरे पास आया और मैं काफी देर से कोरी रोड के चक्कर काट रही थी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। ये दर्द काफी दिन से लगातार हो रहा था, मगर पहले बर्दाश्त के काबिल था और अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरा पति मनीष दुबई में जॉब के सिलसिले में रहता था और यहाँ सब काम मुझे ही देखने पड़ते थे। अब भी मुझे अकेले ही आना पड़ता था और इसी बात से मुझे और तकलीफ हो रही थी। भला कोई तो हो जो साथ में दिल बहलाए, मगर मेरा तो ससुराल भी दूसरे शहर में था और मायका भी दूसरे शहर में। पति ने बड़े शौक से घर बनवाया था। यहाँ के शांत माहौल में रहूंगा, मगर खुद को दुबई चले गए और मुझे अकेला यहाँ छोड़ गए। मिसेस नेहा नर्स ने मेरा नाम पुकारा तो मैं डॉक्टर की क्लिनिक की तरफ जाने लगी, जहाँ डॉक्टर विकास का केबिन था। वो अल्ट्रासाउंड किया करते थे और मेरी डॉक्टर रजना के सब मरीजों का अल्ट्रासाउंड वही किया करते थे। डॉक्टर रजना को सिर्फ डॉक्टर विकास की रिपोर्ट पर ही भरोसा था। मैं आराम से चलती हुई अंदर आ गई। डॉक्टर अभी कोई रिपोर्ट बनाने में मशहूर थे। उन्होंने मुझे बेड पे लेटने का इशारा किया और खुद अपना काम करने लगे। मैंने पर्दा सरकाया और फिर से बराबर कर दिया और खुद बेड पर लेट गई, जहाँ लेडी के लिए चादर रखी गई थी। मैंने चादर अपने ऊपर डाल ली। 5 मिनट बाद डॉक्टर की आवाज आई, मैं आ जाऊँ मिसेस नेहा? उन्होंने विक्रम आवाज में पर्दे के पीछे से सवाल किया। आ जाए डॉक्टर, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। डॉक्टर ने आते ही मशीन ऑन की और कुछ सेटिंग करने के बाद मेरे तरफ हुए और अल्ट्रासाउंड करने के साथ साथ सवाल भी करते गए। लेकिन मैंने देखा कि अचानक उनके चेहरे की रंगत कुछ अजीब सी हो गई थी। अब वो मेरे सवाल के जवाब में सिर्फ हूँ हाँ कहते जा रहे थे। उनके चेहरे पर जो चिंता के भाव थे, मैं तो काफी घबरा गई। क्या हुआ डॉक्टर? मैंने घबरा कर पूछा तो काफी देर तक चुप रहे और बोले, आप एक काम करें, कल मेरे क्लिनिक आ जाएं। बस यह नजदीक ही है। इस जगह तो मैं डॉक्टर रजना के कहने पे आया करता हूँ। आपसे सारी बात आराम से करूँगा। फिलहाल आप घर चली जाए। डॉक्टर रिपोर्ट बनाने लगा और मुझे एक बार गौर से देखा और फिर मुड़ गया। डॉक्टर, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं कब तक बर्दाश्त करूँ? मैंने थोड़ा गुस्से में आकर कहा तो कहने लगे, नहीं, मैं डॉक्टर को बता देता हूँ, वो आपको आज के लिए मेडिसिन दे देगी। अभी आप जाएं। मैं नाराज होकर बाहर निकली। भला है क्या बात थी? कुछ बात भी नहीं रहा, कुछ बता भी नहीं रहा था, ऊपर से अपनी क्लिनिक आने को कह दिया। बाहर निकलकर मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टर रजना के लिए कोई इमरजेंसी केस आया था, तो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ गया था और वो केस करवा कर ही वापस आती थी। ऐसा अक्सर हुआ करता था, उनको जाना पड़ जाता था। लेकिन आज तो मैं बिल्कुल इंतजार ही नहीं कर सकती थी। मैंने नर्स को कहा कि मेरा दर्द से बुरा हाल है, प्लीज मुझे कोई दवाई दे दे। तो उन्होंने डॉक्टर से फोन पे बातें किया और फिलहाल के लिए चंद मेडिसिन दे दी और मैंने फार्म हाउस में ही पानी की बोतल लेकर वो गोलियां निकाल ली ताकि कुछ तो फर्क पड़े। घर वापस आकर मैं बहुत रोई। ये भी क्या जिंदगी थी मेरी? अकेली जियो, अकेली मरो, हर दर्द तकलीफ परेशानी अकेले ही बर्दाश्त करो। पति तो बाहर बैठा ही बस नोट बनाने में लगा है और मैं यहाँ ये सब झेल रही थी। मैं काफी देर तक रोती ही रही थी। कुछ देर बाद मनीष की कॉल आई तो मैंने सारा गम और गुस्सा उन्हीं पर निकाल दिया। वो काफी देर तक मुझे समझाते रहे, मगर मैं कुछ सुनने को तैयार ही ना थी। मैंने फोन काट दिया था और मैं काफी बेहतर महसूस कर रही थी। शायद टैबलेट ने भी असर किया था, जिससे दर्द कम होते होते खत्म हो गया था। अब मुझे सुबह फिर जाना था डॉक्टर विकास की क्लिनिक। इन्हीं सोचों में मुझे नींद आ गई थी। मैं सुबह उठी तो मेरा मूड बहुत फ्रेश हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे आराम की टैबलेट भी दी थी डॉक्टर ने, तभी तो मैं सुकून से सो पाई थी और दर्द भी कम था, मगर फिर भी हो रहा था। मैंने नौकरानी से नाश्ता का पूछा तो जल्दी से मेरा मनपसंद नाश्ता बना लाई। मुझे भूख भी लगी हुई थी और इसी तरह रोमांच की कामों में शाम हो गई और मैं डॉक्टर की क्लिनिक की तरफ जाने की तैयारी कर गई। कुछ ही देर में वहां पहुंच गई।
डॉक्टर ने मुझे क्लिनिक में बुलाया और बैठने को कह के दरवाजा बंद कर दिया। मैं बेचैन हो गई कि उन्होंने दरवाजा क्यों बंद किया है, और वो जल्दी से भागते हुए मेरे पास आए और जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा, मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरा नाम नेहा है और मैं खुशहाल घराने में पैदा हुई थी। पापा को लगता था कि मैं उनके नसीब खोलने आई हूँ। मैं जैसे ही पैदा हुई, पापा को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, जिसकी वजह से कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और इसी प्रोजेक्ट की वजह से वो कहां से कहां पहुंचते चले गए। उनका छोटा सा कारोबार अब बहुत फैल चुका था। मेरे पापा मुझे प्यार से परी कहकर बुलाते थे। मैं बहुत लाड प्यार में पली बड़ी थी। रुपए पैसे की कभी कोई कमी नहीं थी। मगर बड़े होते होते मुझे एक अजीब सा महसूस हुआ था। मुझे महसूस हुआ था कि हमारे घर में कोई ऐसा राज छुपा है जो मुझे कभी मालूम नहीं हुआ था, मगर कुछ तो था जो छुपाया जा रहा था। मैं पापा और मम्मी को कई बार अकेले में किसी बात पर बहस करते हुए देखा करती थी, मगर वो मुझे देखकर ही चुप हो जाया करते थे। चाहकर भी उनसे ये राज मालूम ना कर पाई थी। कॉलेज के बाद जब मैं अपनी छुट्टियां गुजार रही थी, तो मैंने नोट किया, पापा के घर से जाते ही मम्मी ड्राइवर को गाड़ी निकालने की हुक्म देती और उनके साथ कहीं चली जाती हैं। पहले तो मैंने गौर नहीं किया, मगर फिर एक दिन जब मैंने पूछा तो मम्मी हड़बड़ा गई और कहा, नेहा बेटा, मैं जहाँ जाती हूँ वो मैं आपको नहीं बता सकती। उनकी इस बात पे मैं अजीब नजरों से उनको देखने लगी। मम्मी, ऐसा क्या बात है जो आप मुझे नहीं बता सकती? मैंने अचंभे से कहा तो उन्होंने बड़ी फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, नेहा, तुम परेशान ना हो, मैं बस अपने दोस्त से मिलने चली जाया करती हूँ, घर में रहकर बोर हो जाती हूँ। उन्होंने मुंह मोड़कर कठिनता से कहा, मम्मी, ये क्या बात हुई भला? अपने ही घर में कौन बोर होता है? और अब तो मैं भी घर पर ही होती हूँ। मुझे बड़ी हैरत होने लगी थी। भला ऐसी क्या बात थी? वो अपनी इकलौती बेटी के साथ वक्त गुजारने के बजाय दोस्तों के पास चली जाती थी। मेरी बात पे वो बस सर झटक कर वहाँ से चली गई। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी उनकी बात सुनकर, जबकि पापा तो जब भी घर में होते बस मेरे ही आगे पीछे रहा करते थे और उनकी हर मुमकिन कोशिश हुआ करती थी कि वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे। वैसे तो मम्मी भी मुझे बहुत प्यार दिया करती थी, मगर आज उनका रवैया कुछ अजीब सा था। मैंने जब सोचना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि मम्मी मुझे पापा के लाड करते देखकर कुछ उदास हो जाया करती थी। अब तो मुझे शक होने लगा कि वो मेरी सौतेली माँ तो नहीं है, मगर ये कैसे मुमकिन था? मैंने अपनी पैदाइशी की फोटो देखी थी, उनमें मम्मी ही थी जो हॉस्पिटल में मुझे गोद में लिए मुस्कुरा रही थी और उनके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। मैं जब छोटी थी तो बहुत डर जाया करती थी वो ड्रिप देखकर और पूछा करती थी, मम्मी, आपके हाथ में क्या लगा हुआ है? तब वो हंस देती और कहती, जब आप पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे एक ड्रिप लगाई थी ताकि मुझे ताकत मिले और मैं आपका ख्याल रख सकूं। ये बातें याद आती तो मेरा ये शक तो दूर हो जाया करता, मगर घर में जो कुछ हो रहा था वो कुछ अलग सा था। एक बार मैंने मम्मी का पीछा करने का सोचा और दूसरे दिन मैं उनके जाने से पहले ही तैयार बैठी थी और मैंने कैब भी मंगवाई थी। जैसे मैंने घर से कुछ दूर रुकने को कहा था और जब मम्मी चली जाती तब मैं उनका पीछा करती। उसके बदले कैब वाले ने डबल किराया लिया था। मम्मी के घर से निकलते ही मैं भी बाहर आ गई और ड्राइवर को मम्मी की कार का पीछा करने को कहा। यूं हम काफी देर तक उनका पीछा करते रहे। पहले तो एक स्टोर में गई और वहां से ढेरों बॉक्सेस और कार की डिग्गी में रखवाई, जिनमें शायद खाने पीने का सामान था। और फिर एक गिफ्ट शॉप में गई जहां से उन्होंने बच्चों के लिए बैलून्स और गिफ्ट वगैरह खरीदी और वो भी कार में रखवाई। उसके बाद वो एक नैगो में गई और वहाँ काफी देर तक अंदर रही। मैं देख रही थी ड्राइवर एक बंदे के साथ वो खाने पीने का सामान निकलवाया था और अंदर लेकर गया, मगर कुछ फूल और बैलून्स वगैरह मम्मी अपने हाथ में लेकर अंदर गई थी। बाकी का सारा सामान ड्राइवर निकलवाया था और तकरीबन 2 घंटे बाद निकली थी।
जाते वक्त जितना खुश लग रहे थे, वापसी में उनका चेहरा उतना ही उतरा हुआ था। वो गाड़ी में बैठकर रवाना हुई और मुझे लगा कि वो घर की तरफ जाएंगी। तभी मैंने जल्दी टैक्सी ड्राइवर को वापस चलने को कहा और मेरी जल्दी जल्दी मचाने पे वो काफी जल्दी ही मुझे घर ले आया। मैंने उसको किराया दिया और जल्दी से अंदर की तरफ भागी। मैंने नौकरानी को कुछ नहीं बताया था कि मैं कहीं बाहर गई थी और ना ही किसी ने मुझे जाते देखा था। बस वापस आते देखा था चौकीदार ने और वो कुछ सवाल नहीं किया था। और मम्मी की भी आदत नहीं थी कि वो नौकरानी से पूछताछ करती। लेकिन मेरी उम्मीद के परे मम्मी 2 घंटे बाद वापस आई। अब मैं पछता रही थी कि मैं इतनी जल्दी क्यों वहाँ से वापस आ गई। मैंने मम्मी की तरफ गौर से क्यों नहीं देखा। वो काफी थकी थकी सी लग रही थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उनको गले से लगाया तो वो मेरी अचानक हरकत पर हंसने लगी। पगली क्या कर रही है? अपनी प्यारी सी मम्मी से प्यार कर रही हूँ, मैंने लाड से कहा तो उन्होंने मेरा माथा चूम लिया। मुझे बहुत पछतावा होने लगी थी कि मैंने अपनी मम्मी को गलत समझा। वो तो नेक काम करने के लिए जाया करती थी और शायद इसलिए मुझे नहीं बताती थी क्योंकि नेक की बर्बादी ना हो जाए। उस दिन के बाद मैंने उनका खोज खबर लेना छोड़ दिया। वैसे भी मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाला था। मैं अपनी पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस थी। अब मैंने आगे की प्लानिंग पे ध्यान देना शुरू किया था। लेकिन फिर मैंने एक रात जब पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाने लगी तो मुझे पापा के कमरे से बातें की आवाज़ें आने लगी। वो बातों की नहीं, हमेशा की तरह बहस की आवाज़ें थी। मुझे जानने की इच्छा हुई तो मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुनना शुरू किया। मुझे मालूम था कि ये बात ठीक नहीं है, मगर ये मेरे माँ बाप का मसला था और मुझे हर बात हर हाल में जाननी थी क्योंकि हर वक्त ऐसे ही लड़ा करते थे। आखिर ऐसी क्या बात थी जो उनको सुकून में रहने ही नहीं देती थी? मुझे अब उनकी बातें सुनाई दे रही थी, बल्कि दरवाजा भी हल्का सा खुला हुआ था। मुझे वो दोनों दिखाई भी दे रहे थे। मैंने मम्मी को पापा से उलझते हुए देखा था और पापा भी बिल्कुल ना में गर्दन हिलाए जा रहे थे। ये मुमकिन है सुषमा, मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुका हूँ। अब तुम भी ये बहस बंद कर दो। वो अचानक गुस्से में आ गए थे। मम्मी रोने लगी। आखिर क्यों करते हैं आप ये सब? क्या मेरा कोई हक नहीं है इस घर पर? वो भी चिल्लाने लगी थी। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं अंदर चली गई। बिना सोचे समझे मुझे देखकर वो दोनों का रंग उड़ गया था। मम्मी ने जल्दी से मुंह घुमाए, आंसू पोंछे और बाथरूम की तरफ जाने लगी, जबकि पापा मेरी तरफ आने लगे। नेहा बेटा, आप यहाँ इस वक्त? पापा काफी बौखला गए थे और मेरे कंधों पे हाथ रख के मुझे सोफे पर बिठाया। ये सब क्या हो रहा था पापा? आप लोग क्यों इस तरीके से लड़ते हैं? आज मैं भी सब कुछ जान लेना चाहती थी। कुछ नहीं गुड़िया, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपकी मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं उनको यही समझा रहा था कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मगर वो मान ही नहीं रही। अब देखो ना, इस बात पर मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना। वो मुझे बहलाने लगे। पापा क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? मैंने उनके हाथ में अपना हाथ रखा तो वो नजरें चुराने लगे। ये आज की बात नहीं है कि ऐसे हो रहा है। मैं रोज ही आप लोगों को झगड़ते देखती हूँ। मैंने महसूस किया मम्मी दिन पे दिन कमजोर होती जा रही हैं। कोई बात उनको खाई जा रही है। प्लीज आप मुझे सब बता दें। मैंने पापा को ये सब कहा तो, मगर उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे रोना आ गया। पापा आई लव यू। मुझसे आप लोगों का यूं उदास नहीं देखा जाता। प्लीज मुझे सब सच सच बता दे। मैं अचानक फुट फुट कर रो पड़ी और पापा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मुझे महसूस होने लगा था कि उनके आंसू भी मेरे बालों पर गिर रहे हैं। मेरा दिल और भी दुखने लगा था। आज मैंने अपने हंसते मुस्कुराते पापा को भी रुला दिया था। कुछ देर बाद मम्मी भी वॉशरूम से निकल आई थी और मुझे अब तक वहीं बैठा देखकर चौंक गई। नेहा, तुम अब तक यहीं पर हो? बेटा चलो अपने रूम में जाओ, पापा को परेशान मत करो। वो मेरी तरफ आई और मेरा हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश की।
मगर पापा ने मुझे थाम लिया था। रहने दो सुषमा, अब हमारी बेटी इतनी समझदार हो गई है कि अपने माँ बाप का दुख समझ सकती है। पापा ने रुआसा होकर मम्मी से कहा तो मम्मी फिर से रोने लगी और मैं बस हक्का बक्का उन दोनों को देखते जा रही थी। आखिर ऐसा क्या राज था कि वो दोनों रोए जा रहे थे। मेरे दिल में अजीबो गरीबो ख्याल बढ़ने लगे थे और मैंने जल्दी से मुंह खोला, पापा मुझे जल्दी से बता दे, मेरा दिल बैठे जा रहा है। फिर पापा ने जो बताया वो मेरे लिए बहुत बड़ा धक्का था। मैं सपनों में भी सोच नहीं सकती थी कि ऐसा हो सकता है। पापा ने बताया मम्मी और पापा आपस में फर्स्ट कंजन थे। उन्होंने अपनी पसंद से मम्मी से शादी की थी। वो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। फिर शादी के 3 साल बाद उनको एक बेटा पैदा हुआ जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा था। वो मुझसे 5 साल बड़ा था। उन्होंने उनका नाम राहुल रखा था। वो जब पैदा हुआ था तो पापा ने बहुत बड़ा आश्रम बनवाया था। पापा के तौर पैर जमीन पर ना टिकते थे। एक दिन राहुल की तबीयत अचानक खराब हो गई और जब उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि उसकी स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से उसकी दिमागी की नसों पर गहरा असर हुआ है और वो बहुत कमजोर हो चुके थे, हिलने डुलने में भी नाकाम थे। पापा ने उसकी काफी टेस्ट करवाए, मगर जब उन्हें असल बात मालूम पड़ी तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। जब शहर के सबसे बड़े डॉक्टर ने उसको बताया कि आपके बच्चे को स्ट्रोक नहीं हुआ है, बल्कि ये तो पैदाइशी ऐसा ही है, इसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर ने अफसोस से कहा। पापा तो जैसे ये बात सुनकर टूट चुके थे, मगर डॉक्टर साहब कोई तो इलाज होगा। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। देखिए, मैं आपको सलाह देता हूँ कि अब आप दूसरा बच्चा करने की कोशिश ही ना करें तो अच्छा है, क्योंकि आपकी कंजन मैरिज है। जैसे कि आपने बताया कि आप दोनों के माँ बाप भी कजिन मैरिज थे, तो ये सब इसी वजह से हुआ है। कजिन मैरिज अगर 3 नक्शों तक ट्रांसफर होती रहे तो कई कंपटीशन हो जाया करती है। जैसे कि किसी को तो औलाद ही नहीं होती, किसी को होती है तो जिंदा ही नहीं रहते, या कोई दिमागी खलक या फिर कोई और बीमारी लग जाती है। आपके साथ भी बदकिस्मत से यही हुआ है। डॉक्टर की बात सुनकर मम्मी और पापा बिल्कुल टूट चुके थे। मम्मी तो बिल्कुल खत्म हो गई थी। सारा दिन बच्चे के साथ लगी रहती, उनको कोई होश ही ना था। उनके कपड़े कई कई दिन तक मैले हो जाया करते थे, मगर उनको कुछ होश ना होता था। राहुल जब 5 साल का हुआ तो अचानक माँ की तबीयत खराब रहने लगी थी। मालूम हुआ कि वो फिर गर्भवती हो गई थी। पापा बहुत गुस्से में आ गए थे। उन्होंने वो बच्चा गिराने की बहुत कोशिश की, मगर मम्मी को जान का खतरा था और यूं मैं इस दुनिया में आ गई और वो भी बिल्कुल सही सलामत। उन दोनों के दिल में जो संदेश थे वो सब अपने आप खत्म हो चुके थे। मुझे पाकर जैसे उनको नई जिंदगी मिल गई थी, मगर मम्मी अब भी राहुल के लिए बेचैन रहा करती थी और उनका हाल पापा ने ये निकाला था कि एक निगो में भेज दिया। पापा ने उनको ढेरों रकम दिए थे और भाई के लिए एक अलग से कमरा भी दिलवाया था और ज़रूरत की हर चीज़ मैंने की थी। अपनी खास नौकरी भी उनकी देखभाल के लिए रखी थी। अगर मम्मी इस बात पर राजी नहीं थी, उनका दिल खून के आंसू रो रहा था। जब पापा ने जबरदस्ती राहुल को वहीं भिजवाया था ताकि मुझसे कोई गलत असर ना पड़े, और अब इतने सालों बाद मम्मी रोज अपनी ममता से मजबूर होकर भाई से मिलने जाया करती थी, जहां वो व्हील चेयर पर बैठे हुए उनको देखकर खुश हो जाया करता था। मम्मी देर तक उनके पास बैठा करती और अपने हाथ से खाना खिलाती, मगर पापा अब भी उनको वापस लाने पर राजी नहीं थे कि कहीं मेरे दिमाग पर असर न पड़े। वो मुझे बात भी मालूम नहीं होने देना चाहते थे, मगर आज मैंने वो रात जान लिया था कि क्यों मेरी माँ मेरे साथ होते हुए भी मेरे पास नहीं होती थी, और पापा इतने कठोर कैसे हो सकते थे। अपने बेटों को खुद से दूर रखते थे और कभी उनसे मिलने भी ना जाया करते थे। उसने अपनी बेटी की ये हालत देखी ना जाती थी। अब वो जवान हो गया था, उसकी दाढ़ी मूंछ निकल आई थी
और मम्मी रोज उसकी सेविंग करवाया करती थी। उस मासूम को तो कुछ पता ही नहीं था। ये जानकर मुझे जितनी तकलीफ हो गई थी वो मैं ही जानती थी। मैंने पापा से जिद की कि अब कल ही भाई को वहाँ लाएंगे। इतना कुछ होते हुए क्यों किसी नागों में रहे, मैं सोच सोच कर रोए जा रही थी। और मेरी जिद से मजबूर होकर दूसरे ही दिन पापा भाई को घर ले आए। वो बहुत खूबसूरत थे। मुझे उन पर टूटकर प्यार मैंने दिखाया। मम्मी के चेहरे से खुशी झलक रही थी। आखिर इतने सालों बाद वो अपने जिगर के टुकड़े को अपने साथ लाई थी। अब हम दोनों माँ बेटी भाई का बहुत ख्याल रखते थे। भाई मैं भी काफी बदलाव आता जा रहा था। मैंने देखा वो पागल नहीं थे, बस उनका दिमाग छोटा रह गया था। वो खुद को छोटा सा बच्चा समझते थे और वो बातें भी किया करते थे। कभी कभी तो ऐसी बातें करते कि सियाने ने शर्मा जाए। अब पापा भी खुश थे। मेरे राहुल की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनके लिए रोज चॉकलेट लेकर आती तो वो बहुत खुश होते। इस तरह दिन गुजर गए और मेरे कंजन का रिश्ता आया मेरे लिए, मगर पापा ने पहले ही उनको मना कर दिया और जल्दी मेरी शादी मनीष से करवा दी। मैं उनको पाकर बहुत खुश थी और वो हर 4 माह बाद विदेश से आया करते थे। अब की बार भी उनको गए हुए 4 माह हो गए थे और मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। मगर आज जो डॉक्टर विकास ने मुझे बताया था, मेरे पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। डॉक्टर का कहना था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर मेरे पेट में जो बच्चा है वो शायद शारीरिक तौर पर ठीक नहीं है। 3 साल बाद मुझे खुशखबरी सुनाने को मिली थी और साथ में ये भयानक बात भी है। भयानक ये सब क्या था? मेरे सर चकराने लगा था। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने मुझे संभाला, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे तो पता ही नहीं चला मैं 4 माह से प्रेग्नेंट हूँ। मैंने अपने आंसू पोंछे हुए पूछा, हौसला रखिए मैडम, होता है कभी कभी ऐसा। और आपका पहला बेबी है तो आपको ज़्यादा तजुर्बा भी नहीं था, लेकिन आप परेशान ना हो, इसका हाल है मेरे पास। वो मुझे तसल्ली देने लगा और कहा, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आप ये बच्चा गिरा दे। उसने कहा तो मैं अचानक उछल पड़ी। ये सब आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं गुनाह बिल्कुल नहीं करूँगी। मैंने उनको बहुत सुनाई और वहाँ से निकल आई, जबकि वह कहते रहे कि मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैं घर पहुँचकर बहुत रोई थी। मैं मनीष को भी ना बता सकती थी, लेकिन जब मैंने मम्मी को बताया तो वो बहुत परेशान हो गई और मुझे कहा कि किसी को बताए बगैर ये बच्चा गिरा दो, वरना बहुत पछताओगी। मम्मी की बात सुनकर मुझे शक लगा। मम्मी, क्या आप मुझे मार सकती हैं? मैंने पूछा तो वो परेशान होकर कहने लगी, ये कैसी बातें कर रही हो? कोई माँ अपनी औलाद को कैसे मार सकती है? तब वो अचानक खामोश हो गई। उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया था। मैं माँ थी और कैसे अपनी औलाद को मार सकती थी। मैंने भगवान पर भरोसा किया और सब उसी पर छोड़ दिया है। मैं अब हमेशा भगवान को याद किया करती थी। मैंने मनीष को भी सब कुछ बता दिया था। वो भी चुप हो गए थे। मैंने डॉक्टर के पास जाना भी छोड़ दिया और ना अल्ट्रासाउंड करवाती। बस मुझे अपने भगवान पर भरोसा था। सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे, लेकिन जब 9 माह बाद मैंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया तो डॉक्टर्स भी हैरान रह गए थे। मेरा यकीन जीत गया था। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर सारी रिपोर्ट देखकर खुश होकर बताए, ये तो चमत्कार हो गया, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। और मैंने अपने भगवान का शुक्र अदा किया जिसने मुझे मायूस नहीं किया था। धन्यवाद दोस्तों।